नमस्कार। आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ है श्री नवदीप सिंह, डीजीपी एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान। नवदीप सर, आपका स्वागत हमारे कार्यक्रम में। राजस्थान करप्शन केसेस में दूसरे नंबर पर है जी। तो आपको तो भार बहुत बढ़ गया होगा जी काम का। नहीं, ये एक प्रोएक्टिव रोल है जिसके लिए हम हमारी एसीबी को दाद देना चाहेंगे, जिन्होंने प्रोएक्टिव होकर के इतने लोगों को पकड़ा। भ्रष्टाचार आमतौर पे आम जनता कहती है कि सर ये विश्वव्यापी एक प्रॉब्लम है, जैसे एड्स विश्वव्यापी एक बीमारी है, परंतु उसके साथ लड़ाई लड़ना, युद्ध लड़ना, ये भी समाज का कर्तव्य है। उस कर्तव्य को हम निभाते हैं। सर, एड्स तो एक बार हो जाए तो फिर इंसान कुछ कर नहीं सकता, लेकिन भ्रष्टाचार में कुछ कर सकता है पर करता नहीं है। भ्रष्टाचार का जकड़न भी ऐसा ही बताया जाता है समाज में, और एंटी करप्शन ब्यूरो जो है, इसका दायित्व है उस भ्रष्टाचार को रोकना, कम करना, भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ना, उनके खिलाफ मुकदमे बनाना और सरकार के सार्थक कदमों में अपने प्रयास से सहयोग योगदान देना, ताकि आम जन का विश्वास सरकार के जो इनिशिएटिव्स हैं, पॉजिटिव इनिशिएटिव्स हैं, उनमें बना रहे। बहुत रहती है जी सर। पेंडेंसी की वजह बहुत हैं। अपना न्यायिक प्रक्रिया एक है, हमारे पास वैकेंसीज रहना दूसरी बात है। इसके अलावा जो प्रोसिक्यूशन सैंक्शन होती है, जिन विभागों ने उन अधिकारियों के खिलाफ सैंक्शन देनी है, जिनके खिलाफ मुकदमे बनते हैं, उसमें काफ़ी देर लगती है। एक एक करके इन कारणों पे जरा चर्चा करते हैं जी। जी। कहा जाता है कि जी फॉरेंसिक साइंस लैब से जो वेरिफिकेशन ऑफ सैंपल्स होती है उसमें बहुत देरी होती है। ये आमतौर पर पुलिस के जितने भी अनुसंधान होते हैं उसमें फॉरेंसिक साइंस में काफ़ी लंबी अवधि में पेंडेंसीज पड़ी हैं। एक कारण ये भी हो सकता है। क्या ये कोई कारण है? कई बार ये भी कह देते हैं कि उसको शायद हेड कोई आईएएस अफसर कर रहे हैं और आईपीएस नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो वो साइंटिफिक अदारा है, एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है, उनको अगर साइंटिफिक नज़रिए से देखने वाला लोग उनको देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हेड कोई भी करे, गवर्नेंस अच्छी होना चाहिए, उसका प्रशासन अच्छा होना चाहिए। पर है नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे जो साधन अगर है, वो एक पेंडेंसी का कारण है तो फिर हम कैसे माने सर कि एफएसएल लैब अपना कार्य ठीक से कर रहा है? देखो, जैसा अपने देश में साधन है, उन साधनों के हिसाब से ही अपने पास उन चीज़ों की पूर्ति करने के लिए लोग हैं। तो हम लोग ये भी माने सर कि करप्शन को रोकने का जो एक साधन है उसमें सरकार इंटरेस्ट भी नहीं ले रही शायद? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जो समुचित साधन है उसको अपन ने सारे तरीके से जिनको बांट के रखा है, उसमें भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के हिस्से में जो साधन आते हैं उतने से उनको मिलते हैं। हम और साधनों की जंग लड़ते रहते हैं और हमें मिलते रहते हैं। सरकार की अपनी सीमाएं हैं, उसके अपनी वित्तीय सीमाएं हैं, और उसके साथ साथ इसके बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमें चाहिए होते, टेक्नो एक्सपर्ट चाहिए, उनकी कई सीमाएं हैं। हमें मिलने के लिए आना, कई बार नए लोगों का आना और उनका अक्लाइमेटाइज होना, उसमें समय लगना, और फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो न्यायिक प्रणाली से संबंधित हैं, उस वजह से जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है वो देरी हो जाती है। और उसमें कितना बड़ा श्रेय इस चीज़ को जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट प्रोसिक्यूट करने के ऑर्डर्स देने में डिले करती है, विलम्ब करती है? जहाँ तक राजस्थान सरकार का संबंध है, सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें कुछ बॉडी ऐसी हैं जिनको हम कहते हैं स्वतःशासी, या हम कहते हैं ऑटोनमस बॉडीज़। उन बॉडीज़ के पास ये अधिकार होते हैं कि वो अपने जनरल बॉडी में उस इजलास में उसको पास करते हैं कि सैंक्शन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जैसे म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं या जैसे पंचायत समितियाँ हैं, तो वहाँ हमें दिक्कत आती है। वो जनरल इजलास में हाथ खड़े करवा के पूछ लेते हैं कि सब सैंक्शन देनी चाहिए, वहाँ से वो इनकार हो जाता है। वो हमारे लिए दिक्कत का काफ़ी कैजुअल अप्रोच नहीं है सर भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर? कैजुअल नहीं है, जो लोकतंत्र का करिश्मा है कि लोकतंत्र की ही दिक्कतें हैं। चलिए, आपने करिश्मा कह दिया, मैंने कैजुअल कह दिया। जी जी। अगर हम लोग कन्विक्शन रेट की बात करते हैं सर, तो डेफिनेटली राजस्थान स्टेट एम्प्लॉयज़ में पिछले 5 वर्षों में 30 से 60% कन्विक्शन रेट बढ़ा है करप्शन केसेस का। कहाँ तक ले जाने की उम्मीद रखते हैं आप अपने कार्यकाल में? देखिए, कन्विक्शन रेट बढ़ने के पीछे 2-3 बातें हैं। एक तो हमारे अनुसंधान का उच्च कोटि का होना, दूसरा जब हम उस केस को अदालत में पेशकारी करते हैं तो वहाँ हम अपने अधिकारियों की ड्यूटी लगाएं जो उस पेशकारी में जो हमने साक्ष्य एकत्र किया है उसको अच्छे ढंग से पेश कर सकें, वो भी जिसके लिए हम कहते हैं केस अफसर स्कीम जैसे पुलिस में बनाते हैं। तो मेरा अभी प्रयास रहेगा कि भ्रष्टाचार के केसेस में भी मैं केस अफसर लगाऊं जो पैरवी को बड़े ढंग से कराएं और कन्विक्शन रेट को और बढ़ाऊं। अगर हम लोग राजस्थान स्टेट सर्विसेज की बात करते हैं सर, तो सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार के केसेस किसके खिलाफ हैं? देखिए, यहाँ
पैसा जन समस्याओं सुलझाने के लिए ज़्यादा खर्च किया जाएगा तो वहीं उस पैसे में भ्रष्टाचार का स्कोप बढ़ जाएगा। पहला नाम शायद रेवेन्यू डिपार्टमेंट का आता है। देखो, मैं इसमें एक स्टडी के लिए मैंने कहा है, मैंने हाल ही में चार्ज लिया है, मैंने उनको पूछा है कि पिछले 10 साल में किस किस विभाग में कितने कितने मुकदमे बने। अब कौन सा इस रेस में नंबर 1 पे आता है, कौन सा नंबर 2 पे आता है, ये जो तो स्टडी पिछले वर्षों में उसका बता रही हूँ सर, और दूसरा नंबर पुलिस का है। ऐसी आम धारणा लोगों में रहती है कि ये विभाग जो आपने बताए हैं कि इनमें भ्रष्टाचार होता है, पर कई ऐसे भी विभाग हैं जहाँ एक सुविधा का माहौल बना रहता है। भ्रष्टाचार, जो पैसा देने वाला वो भी खुश है, पैसा लेने वाला भी खुश है। किस डिपार्टमेंट की तरफ इशारा है सर आपका? मेडिकल, एनर्जी, अर्बन डेवलपमेंट, किसकी तरफ इशारा है? ये उन विभागों में है जहाँ किसी प्रक्रिया के तहत कोई व्यापार होता है या कोई काम होकर के किसी को पैसे का भुगतान होता है, तो वहाँ ऐसा भ्रष्टाचार मिलता है जिसमें दोनों खुश होने की स्थिति में होते हैं। वो आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। दोनों की खुशी पे मेरे पास एक आपके साथ प्रश्न है। कहा जाता है कि जैसे दहेज के बारे में भी कि दहेज लेना और देना दोनों ही इलीगल है, ऐसे ही कहा जाता है कि ब्राइब देना और लेना दोनों ही इलीगल है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि ब्राइब देने के लिए आज तक किसको अरेस्ट किया गया है या किसको प्रोसिक्यूट किया गया है? एक ब्रेक के बाद हम अभी वापस आते हैं। आप लोग देख रहे हैं, जी हाँ, आमने सामने। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भ्रष्टाचार के बहुत सारे कारणों में एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हम भ्रष्टाचार का सहयोग करते हैं। मैं इस बात को मानती हूँ। जल्दी आने के लिए, बच्चों के एडमिशन के लिए, बच्चों की नौकरी के लिए, खुद अपने किसी काम की जल्दी के लिए, कोई भी कारण हो। लेकिन ब्राइब देने में कितने लोग प्रोसिक्यूट होते हैं सर? देखिए, इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रैप। अभी हाल ही में पिछले हफ्ते ही मैंने एक जोधपुर में रिवर्स ट्रैप किया है, जिसमें प्राइवेट पर्सन ने एक पुलिस अधिकारी को 50,000 रुपये का पेशकारी की। अच्छा। तो उसको हमने पकड़ा। इसको हम रिवर्स ट्रैप कहते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि हम रिवर्स ट्रैप भी अपना करेंगे इसमें, चाहे वो टेंडरिंग में दे रहे हों लोग, चाहे वो ऐसे पुलिस अधिकारी को दे रहे हैं जो दूसरे अधिकारी। वैसे ऐसे कितने केस आते होंगे आपके पास? नॉर्मली तो यही आता होगा कि जी पुलिस अधिकारी मांग रहा है और मैं देना नहीं चाहता। ज़्यादातर आमतौर पे सूचना ऐसी ही आती है कि साहब मेरे से भ्रष्टाचार के लिए पैसा मांगा जा रहा है या काम करने के लिए। उसमें लिए प्रोएक्टिव होकर के हमें अपना इंटेलिजेंस का जाल बिछाना पड़ता है, जहाँ कोई प्राइवेट आदमी को हम पकड़ें जो पैसे दे करके काम करवा रहा है। समस्या देश में सबसे बड़ी ये है, कंट्री डजंट वांट टू बी इन द क्यू। जिसको हम भ्रष्टाचार कहते हैं वो उस क्यू को तोड़ने का ही नाम है। अब जो पीछे खड़ा है वो, क्योंकि वो साधन वाला है, वो आगे वाले को क्यू तोड़ करके पैसा दे करके काम करवाना चाहता है। सो वी विल हैव टू डिसिप्लिन एज अ कंट्री टू बी इन द क्यू। आपका एक और जो एसीबी के एम्स में आता है वो आता है, मैं डायरेक्टली कोट कर रही हूँ, स्ट्रेंथन प्रिवेंटिव मैकेनिज्म इन टैकलिंग करप्शन। आरटीआई कितना बड़ा टूल है इसके लिए? आरटीआई बहुत बड़ा टूल है। हमारे पास बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट ऐसे हैं जिनकी शिकायतों के ऊपर हम मुकदमे दर्ज करते हैं। उनका लोकतांत्रिक व्यवस्था में बड़ा योगदान है। भ्रष्टाचार एक बहुत अहम मुद्दा है। जो राजनीतिक पार्टियां जो हमें सरकार देती हैं, आमतौर पर वो अपने मैनिफेस्टो में भ्रष्टाचार के मुद्दे को अहम मुद्दा बना के इलेक्शन लड़ती हैं। तो इसका मतलब वो मैनिफेस्टो में लड़ती हैं जी? मैनिफेस्टो में रखा होता है उनका, बस वही रखा होता है सर, और अभी भी वही रखा है हर किसी पार्टी के लिए, हर स्टेट के लिए वही रखा है। वो तो खैर वो बताएं, पर क्योंकि वो आम जनता से ताल्लुक़ रखता है तो पब्लिक ऑर्डर, इंटरनल सिक्योरिटी और कानून व्यवस्था से भी ये मुद्दा जुड़ जाता है। क्योंकि भ्रष्टाचार को लेके जनता आम तौर पर आंदोलित होती है और फिर वो सड़कों पे आती है। इसलिए अगर आप साफ़ सुथरा वातावरण देते हैं और एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था देते हैं तो ये हमारे आंतरिक वातावरण को भी बहुत बड़ा योगदान देती है और हमारा जो विकास है उसमें भी सहायक है। सर, वैसे तो भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जो कि अमीर गरीब, जाति, धर्म कुछ नहीं देखती है, और उसके साथ साथ वो नहीं देखती है कि ये मामला शहरी है या ग्रामीण क्षेत्र का है। जी। दोनों में भ्रष्टाचार बराबर से फैला हुआ है। इनफैक्ट हाल ही में जो हमारा अभी एक रिपोर्ट आई है कि भारत में अभी भी जो रूरल पुअर है उनका बहुत बुरा हाल है। तो इसमें कहीं ना कहीं सरकार और भ्रष्टाचार विभाग की ये जिम्मेवारी बनती है। इसका मतलब ये जो लाखों सरकारी स्कीम हमारे नेताओं के नाम से चल रही हैं, उसका कोई भी बेनिफिट आज तक हमारे गरीब को ग्रामीण क्षेत्र में बैठे नहीं मिला है।
उनमें कैसे अवेयरनेस पैदा करेंगे कि ये आपका हक है, वो आपके पास आए? मैं सिर्फ नरेगा की बात नहीं कर रही हूँ सर, लाखों स्कीमें। देखिए, कई इसमें सबसे अहम चीज़ तो है एजुकेशन लोगों का। आप लोग क्या करते हैं, मतलब व्हाट डू यू डू? आप लोग कुछ स्पेशल प्रयास करते हैं कि भाई ये तरीके हैं? हम ये कोशिश करते हैं टू बी विद द पब्लिक। जैसे हम कहते हैं प्रशासन गांव की ओर, सो हमारी कोशिश, हमारी जो चौकियां हैं अब वो सारे ज़िलों में हैं। हम वहाँ कोशिश करेंगे अब कि हम कोई हेल्पलाइन हर चौकी पे ऐसी दें जो व्हाट्सएप के माध्यम से लोग अपनी पिक्चर भेज सकें ऐसे भ्रष्टाचार होने की, या कोई रिकॉर्डिंग भेज सकें, या कोई टेक्स्ट भेज सकें। एक आध चौकी पे मेरे आने के बाद अभी शुरू हुआ भी है। इसके अलावा हम जो चाहेंगे कि सरकारी कार्यालयों में इसका सूचना पट लगें, जिससे लोगों को पता हो कि शिकायत कहाँ दी जा सकती है। तीसरी इसमें बात है कि लोग निर्भय होकर के जब वो हमारे पास आएँ तो हम उस पर प्रोएक्टिव होकर के कार्रवाई करें। ये बहुत ज़रूरी है सर। तीनों चीज़ें मैं सुनिश्चित करूँगा। क्योंकि देखिए, अगर कोई भ्रष्टाचार की कंप्लेंट लेकर आएगा आपके पास और उसको उस पर हरास ना करके उसकी सुनवाई होके और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेके जो करप्ट ऑफिशियल है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, तो ये रिपल इफेक्ट है सर, वो फिर आगे तक जाएगा। इसके अलावा पर अक्सर ये होता नहीं है। ये कोशिश करेंगे अभी। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री ने भी एक हेल्पलाइन शुरू की हुई है जिसके माध्यम से हमें शिकायतें मिलती हैं। कितनी आती है सर दिन में? उसमें कम से कम 15-20 रोज़ की आती हैं। हम डेली उसकी एक वो बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। उत्तर प्रदेश में तो 786 पूरे साल की शिकायतें। नहीं, वो हमारे जो कई ऐसी भी होती हैं जिसमें हर आदमी अपने तरफ से बताता है, कोई कार्रवाई नहीं होती। जब विभागीय स्तर पे कार्रवाई होती है, इक्का दुक्का कोई ऐसी आती है जिसमें हम अपने स्तर पे कोई जांच करने की स्थिति में होते हैं, पर हम उसमें प्रोएक्टिव होकर कार्रवाई करते हैं। क्या नंबर है सर ये? अभी तो मैं स्पेसिफिक नहीं बता सकता हूँ, कभी ज़्यादा आ जाती हैं, कभी कम आ जाती हैं, बिकॉज क्योंकि वो हेल्पलाइन नंबर क्या है? दिस ईमेल एड्रेस है उसका। अब सर मैं अब यही बताना चाहूँगी कि मेरे ख्याल से आज जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनमें से 2% को भी नहीं पता होगा कि कोई हमारे पास ईमेल एड्रेस है जिस पर हम लोग भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकते हैं। एक एंटी करप्शन टोल फ्री हेल्पलाइन क्यों नहीं है राजस्थान में, या है? ये टोल फ्री हेल्पलाइन भी है, इसको हम और इसका प्रचार प्रसार और करने की आवश्यकता है, एक बात। दूसरा, हम अपनी तरफ से सरप्राइज सर्चेज करते हैं जहां लार्ज स्केल पे करप्शन का होता है। जैसे माइनिंग बेल्ट में कहीं कुछ हो रहा है सरकारी तंत्र से मिल करके, तो हम वहाँ सरप्राइज चेक करते हैं। जैसे कई बार आप पढ़ते हैं कि सब पुलिस ने ट्रांसपोर्ट की चौकियों की भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने चेकिंग की, इसी तरीके से सेल टैक्स चौकियों पे की, इसी तरीके से माइनिंग के नाकों की। ये अभी आने वाले समय में खूब अपने को देखने में मिलेगा। सर हम लोग अक्सर सुनते हैं ये ट्रैप के बारे में जी, तो कुछ जो होता है कि भाई मतलब क्या तरीका है, वो आपके पास आते हैं फिर आप लोग ही उस चीज़ को पूरे को सेट करते हैं, या कोई इंसान अपनी तरफ से भी करके उसकी रिकॉर्डिंग करके आपको भेज सकता है? दोनों होते हैं। कई बार प्रिलिमिनरी तौर पे वो एक प्रारंभिक साक्ष्य लेके आते हैं, उसमें रिकॉर्डिंग भी हो सकती है, और फिर हम उसको, क्योंकि वो आमजन इस बात को नहीं जानते कि इस साक्ष्य को अदालत में किस तरह से प्रस्तुत करना होता है, ये बहुत ज़रूरी है। फिर हम उसको वो सेटिंग देते हैं जिसमें वो साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत करने योग्य हो और वो व्यक्ति पकड़ा जा सके। अगर कोई राजस्थान का निवासी है और उसको किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट कंप्लेंट है, तो क्या वह आपके पास आ सकता है और क्या आप कार्यवाही कर सकते हैं, ये हम आपसे जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम अभी वापस आते हैं। जी हाँ, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। भ्रष्टाचार तो देखें कहीं भी हो सकता है अनफॉर्चुनेटली। तो सर, अगर हमारा कोई राजस्थान में है और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल के अगेंस्ट कंप्लेंट है, क्या वो आपके पास आ सकता है? आप कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, मेरा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन जो है वो पूरे राजस्थान का है, और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को भी उसी तरीके से ट्रैप कर सकता हूँ, रेड कर सकता हूँ, सर्च कर सकता हूँ। हालांकि इसके लिए केंद्र सरकार की एजेंसीज भी हैं और हम उनसे तालमेल करते हैं, तो कई बार हम केस रजिस्टर करके उनको दे देते हैं और कई बार वो कंप्लेंट लेकर के हमें दे देते हैं। सर, जैसे हम लोग बात करते हैं डिसप्रोपोर्शनेट एसेट्स केसेस की, तो उसके लिए कोई टाइम फ्रेम है क्या, कब तक फाइल हो सकता है? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जी माफ़ कीजिएगा, लेकिन जो हमारे बड़े बड़े अफसर हैं वो जब तक सरकार की नौकरी में होते हैं तब तक तो बड़ी सादगी होती है, और नौकरी छोड़ने के बाद फिर माल बाहर आना शुरू होता है। देखिए, इसमें वैसे तो कोई बंधन ऐसा नहीं है कि भाई रिटायर के खिलाफ नहीं किया जा सकता। आपने पढ़ा होगा कि कई बड़े अफसर रिटायरमेंट के बाद भी पकड़े गए हैं ऐसे में, पर एक सामान्य जो प्रक्रिया मैंने अभी एसीबी में देखा है कि इनका एक प्रेसिडेंट है कि साहब रिटायर हो जाते हैं तो फिर उसका पीछा नहीं करते, ये भी सत्य है। पर डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का मतलब होता है कि आपके आय के जो स्रोत ज्ञात हैं और आपके पास संपत्ति उससे ज़्यादा है खर्चे निकालने के बाद,
तो उसको हम डिस्प्रपोर्शनेट एसेट बोलते हैं। इसमें बहुत सारी इसमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का एस्पेक्ट है, जिसको हम ध्यान रखते हैं। सर, एक है मिसयूज़ ऑफ ऑफिस, ये भी बहुत रैम्पेंट है, छोटी छोटी बातों से लेके बहुत बड़े तक। इसको पिन डाउन करना आपको लगता है कितना मुश्किल है, या आप सोचते हैं कि चलिए पहले जो डायरेक्ट वाले उनको हैंडल कर लें, मिसयूज़ ऑफ ऑफिस बाद में देखेंगे, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें लेके बहुत बड़े तक जाता है। देखिए, जो मिसयूज़ ऑफ ऑफिस जो है, ये बहुत कोई मुश्किल का काम नहीं, क्योंकि ये आम तौर पर रिकॉर्ड बेस्ड होता है। जब भी मिसयूज़ ऑफ ऑफिस होएगा तो उसमें कोई रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस का कॉन्सेप्ट होएगा। कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू समबॉडी, कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस जनरली टू द स्टेट एक्सचेकर, क्योंकि इसमें सरकारी कर्मचारी होता है, रिकॉर्ड पे बेस्ड होता है, और आम तौर पर हम उसमें कामयाब होते हैं। जब ये केस रजिस्टर करते हैं तो जनरली हम उन केसेस में चलानी करते हैं। सर, आपको क्या लगता है, आपको बाहर संभाले करीब 10-15 दिन हो गए अभी जी। क्या लोग एक भरोसे के साथ आगे आते हैं, या एक ये लगता है कि नहीं यार कुछ नहीं होता है? सारे बड़े बड़े नेता आजकल, कौन जेल गया आज तक भ्रष्टाचार में? कुछ नहीं होता है, क्या सोच है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक तो क्रेडिबिलिटी का एस्पेक्ट इसमें है, अफसर्स की अपनी शाख का मसला भी है, दूसरा सिस्टम की शाख का मसला भी है। पर जो मेरा अभी इसमें तजर्बा रहा है 3 हफ्ते के अंदर, लोग बड़े विश्वास के साथ आते हैं। कुछ ट्रैप अभी हुए हैं, हमने बड़े बड़े ट्रैप किए हैं। सो एक प्रोएक्टिव एंड डिसिसिव एसीबी विल मेक अ डिफरेंस। यस, ट्रूली ट्रूली। आपको आपके आने वाले कार्यकाल के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमें पूरी उम्मीद है जी कि हम आने वाले वर्षों में राजस्थान में और भी फ़र्क देखेंगे और भ्रष्टाचार का ग्राफ नीचे आएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से मैं राजस्थान की जनता को यकीन दिलाना चाहूँगा कि हम पूरी निष्ठा से, कटिबद्धता से उनके इस अधिकार की रक्षा करेंगे कि उनको एक स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन मिल सके। राजस्थान जनता के लिए अभी मुख्यमंत्री के वेब पोर्टल का एड्रेस फ्लैश होगा, जिस पे वो अपनी भ्रष्टाचार को मुक्त करने संबंधी शिकायतें का निवारण के लिए दर्ज कर सकते हैं। तो ये जो ईमेल नंबर फ्लैश कर रहा है और फ़ोन नंबर है, इसका पूर्ण इस्तेमाल करें और आएँ, हम अपने एसीबी का, अपने सरकार का और अपने देश का साथ दें इसको भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए। जल्दी आपके बीच दोबारा होंगे, तब तक जय हिंद।